हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में। थोड़ा लेट हो गया था मेरी तबीयत खराब की वजह से। हम कोशिश करेंगे जितना छूटा है उसे कवर किया जाए। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हो रही है। तो ये हो रही है भुवनेश्वर में आयोजित हो रही है। इसको ध्यान रखें आप। फर्स्ट उड़िया की जो है वो वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। अब उड़िया लैंग्वेज क्या है इसके बारे में हमें कुछ बातें जो है ध्यान रखनी है। जैसे हमारे संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, हमारे संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें से एक 8वीं अनुसूची है, वो है जिसमें भाषाएँ शामिल की गई हैं। तो उन भाषाओं में से अभी 22 भाषाएँ हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें 14 भाषाएँ थी, उन 14 में से एक थी उड़िया थी। इसमें कई सारी थी, संस्कृति, हिंदी थी ये वाली। तो उसमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भई 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था? 14 तो संविधान लागू हुआ जब ही हो गई। 15वीं लागू शामिल किया था, सिंधी को किया था। ये की गई थी 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 21वां संविधान संशोधन किया गया था, ये किया गया था 1971 में किया गया था। और लेटेस्ट में अभी जुड़ी है 4 भाषाएँ जुड़ी हैं। ये जुड़ी थी 92 अमेंडमेंट के तहत 2004 में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में जो शामिल होने का लैंग्वेज का कई सारे फ़ायदे होते हैं। आप जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर मीन्स दे रहे हैं तो आप इस लैंग्वेज के अंदर मीडियम ले सकते हैं। कोई भी नेशनल लेवल की सरकार जब एग्ज़ाम लाती है आप उनमें ले सकते हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर आप संसद के अंदर बोल सकते हैं, अनुमति लेके आप 22 भाषाओं में शामिल है तो आप बोल सकते हैं। एंड इसके अलावा उड़िया के बारे में ध्यान रखना है कि ये इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। इंडिया में भारत सरकार ने 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा दिया था। उसमें से 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज़ भी वर्तमान के अंदर है और लेटेस्ट में उड़िया को जोड़ा गया है। दो अब क्लासिकल लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? क्लासिकल लैंग्वेज होती है जैसे कोई चीज़, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? पुरानी। कोई लैंग्वेज बहुत पुरानी है, जैसे 1000 साल पुरानी लैंग्वेज है, तो वो हो जाएगी क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने कई सारे मानक दिए कि भाई किसी क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा दिया जाएगा। इंडिया में तो बहुत सारी भाषाएँ, आप किसको दर्जा दोगे? तो जैसे जिनका अपना साहित्य होना चाहिए, किसी से बोरोड नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज से आपने उधार नहीं लिया, खुद का लिटरेचर होना चाहिए उनका। और वहाँ के जो लोग हैं, उस भाषा को संजोकर अपना हेरिटेज मान रहे हैं कि भई हमारी लैंग्वेज है ये, तमिल के वाले तमिल को मान रहे हैं ना, अपना हेरिटेज मान रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि भई वो जो लैंग्वेज है, वो क्लासिकल रूप में किसमें बोली जाती हो, आज भी उसी रूप में बोली जाए। जैसे एंशिएंट जो तमिल होंगी, वो स्क्रिप्ट उसकी थोड़ी अलग होगी, बोलने में भी कुछ शब्द अलग होंगे। आज में जो बोली जा रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंटेम्परेरी चल रही है ना। अब एक और चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन-कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेज़ पे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे तमिल सबसे पहले शामिल किया था, संस्कृत है क्लासिकल लैंग्वेज में, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है। और सबसे लेटेस्ट 2014 में जोड़ा गया था, उड़िया को जोड़ा गया था। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो भी पूछ लिया जाता है कि 96 अमेंडमेंट 2011 कांग्रेस की सरकार थी तब, इन्होंने किया था कि अब से जो प्रोनंसिएशन होता था ओडिया का, पहले किया जाता था हिंदी में जैसे उड़िया लिखते हैं हम, उड़िया किया जाता था कि उड़िया प्रोनंसिएशन नहीं किया जाएगा, ओडिया किया जाएगा, ओडिया प्रोनंसिएशन किया जाएगा अब। जैसे ओडिया प्रोनंसिएशन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? 96 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 2011 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कब बने? ये आपने काफ़ी समय से चल रही है अभी, आपने देखा ही होगा पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट चल रहा है झारखंड के अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन, इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति हेमंत सोरेन पर केंद्र सरकार ने भी ईडी की जांच बैठा दी। इनके भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हेमंत सोरेन, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इनके इनके जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है अभी इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, चंपई सोरेन को बनाया गया है। अब इसमें से ये भी ध्यान रखें कि शिबू सोरेन कौन है? शिबू सोरेन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है वो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं ये, राज्यसभा से। और हेमंत सोरेन के पिता हैं ये। और शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी थी 1972 में, तो उसके एक संस्थापक में से भी रहे हैं। कल्पना सोरेन की बात चल रही थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन इनको नहीं बनाया गया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उसको आप ध्यान रखें कि भाई क्या-क्या हुआ है, झारखंड में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया रामनाथ कोविंद को बनाया गया। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे।
अब आप वन नेशन वन इलेक्शन आपने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? सबसे पहले तो देखते हैं, जैसे हम आपने बहुत बार देखा होगा कि इंडिया के अंदर आए दिन मतलब हर 6 महीने में कहीं न कहीं कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। कभी इस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कभी कहीं इलेक्शन हो रहा है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, अब सेंटर के इलेक्शन आएँगे, तो इलेक्शन चलते रहते हैं। तो ये बात है कि भाई इंडिया में हर साल क्यों इलेक्शन करवाए जाए भई? हर 6 महीने में एक ही साथ इलेक्शन करवा लो सारे, हर 5 साल के अंदर स्टेट और केंद्र के एक साथ इलेक्शन हो जाएँगे। भई इसके प्रोस क्या होंगे, सबसे पहले देखते हैं प्रोस क्या होंगे। एक साथ आपने इलेक्शन करवा लिया, खर्चा कम आएगा ना। अब बार-बार इलेक्शंस होते हैं, जब भी इलेक्शंस होता है, इलेक्शन कमीशन को लगाया जाता है, सारा पुलिस प्रशासन जितना होता है पूरा लग जाता है, तो खर्चा कितना आता है? खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो कह रहे हैं कि भई खर्चा कम हो जाएगा, एक साथ इलेक्शंस करवा लो, प्रशासनिक बोझ नहीं आएगा। प्रशासन पे भी तो बोझ आता है ना, आचार संहिता लग जाती है, कोई भी प्रशासनिक काम नहीं हो पाता है तब, तो प्रशासनिक बोझ भी जो है वो कम हो जाएगा, एक साथ इलेक्शंस हो जाएँगे। इलेक्शंस कमीशन को भी इतना बोझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें भई बहुत अच्छा प्रस्ताव है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे 1967 तक जो है इलेक्शंस जो है वो हमारे साथ में ही हुए थे। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ भई, इतना अच्छा प्रस्ताव है, तुम क्यों नहीं करवा पा रहे भई? पॉसिबल नहीं है ये, पॉसिबल क्यों नहीं है? जब 1967 में क्या हुआ? तब तक तो कांग्रेस की सरकार थी, 1967 तक तो कोई बीच में सरकार ही नहीं गिर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में संसदीय व्यवस्था है, आपने इलेक्शंस करवाए, जैसे अभी के ये को लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम लोकसभा के चुनाव में सभी का साथ में चुनाव करवाते हैं। ठीक है, अभी सभी का चुनाव करवा लेते हैं साथ में, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी? जैसे अभी राजस्थान में चुनाव हुए हैं, क्या राजस्थान की विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा? अभी चुनाव होके 6 महीने नहीं आई, सरकार को भंग कर दो आप। भई इनको तो जनमत दिया है ना राजस्थान की जनता ने, और इलेक्शन का कितना खर्चा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आप फिर से करवाते हो तो। ठीक है, इनको 6 महीने हुए हैं, किसी का 4 महीने 4 साल का कार्यकाल हुआ, उनको भी भंग कर दिया आपने। अब ये हुआ, चलो करवा लिया आपने, सबको भंग करके करवा भी लिया। करवा भी लिया तो क्या 5 साल तक रहेगा? 5 साल में हो सकता है सेंट्रल में गवर्नमेंट की सरकार जो है जनमत खो दे, या स्टेट में जनमत खो दे, तो क्या वहाँ जनमत खो देगी तो वहाँ चुनाव नहीं करवाया जाएगा फिर से? जब वहाँ चुनाव करवाया जाएगा तो किस हिसाब से करवाया जाएगा? मतलब साथ में इंडिया में इतने इलेक्शंस हैं, आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो कि सबको साथ में, जैसे अमेरिका में जैसा सिस्टम है, जब तक आप संसदीय व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक साथ में इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है, जब तक राष्ट्रपति वाली व्यवस्था नहीं आती। तो ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक साथ सारे देश में इलेक्शन करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। हालाँकि हम कह सकते हैं बहुत अच्छा विचार है कि नहीं करवाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने एक नई राजनैतिक पार्टी बनाई है, उसका नाम क्या है? प्रसिद्ध अभिनेता है विजय, इनकी अभी एक मूवी भी आई थी लियो, फेमस रही थी। इनकी पार्टी बनाई है इनमें तमिलागा वेट्टी कजगम। तमिलनाडु के अंदर आप जानती होंगे वहाँ हीरोइज़्म का बहुत ज़्यादा कल्चर है। लोग हीरो को मतलब पूजने वाला बहुत ज़्यादा है। रजनीकांत हो गए, चाहे जैसे अभी जो है वहाँ पार्टी जो है, नेता जो हैं, हीरो राजनीति में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इनकी है तमिलागा वेट्टिकज़म, इस पार्टी को आप ध्यान रखें। कमल हसन ने भी पार्टी बनाई है, जैसे मक्कल निधि मय्यम जो है, ये है कमल हसन की पार्टी है, ठीक है? इनको आप ध्यान रखें दोनों पार्टीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किन 2 व्यक्तियों को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया है? इसमें भारत रत्न भी मिला है, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या इससे ज़्यादा नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो फिर आर्मी वाले में दिए जाते हैं, इनमें नहीं दिए जाते। सिविलियन के अंदर ये सबसे ज़्यादा है। ये दिया है अभी कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसी से आज राम मंदिर की जो नींव पड़ी है, रथ यात्रा से ही तो पड़ी थी। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, ये जनसंघ के नेता थे ये बड़े। जनसंघ के कार्यकाल में 1977 टू 79 में मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, समाजवादी विचारों के नेता हैं। इन्हें जननायक भी कहा जाता है। ये जेपी के साथ के रहे हैं ये कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मिला है, ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस संधायक है। ये सर्वे निगरानी का काम करेगा वहां पे कि हमारे इलाके के अंदर कोई आ तो नहीं रहा है वहां पे, ठीक है? जैसे चाइना आजकल हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा भेज देता है। नेक्स्ट हो जाएगा आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत को ध्यान रखें, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बहुत से जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो उसपे कैरी हो जाते हैं। जब कहीं पे अगर हमें बड़ा अभियान भेजना होगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा जाता है। वो हमारे बहुत से जहाज लेके चला जाता है। युद्ध वगैरह में बहुत काम आता है ये। नेक्स्ट हो जाएगा आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी जो है ये इलेक्ट्रिक डीज़ल जो है सबमरीन होती है। 2 टाइप की सबमरीन्स होती है, एक तो इलेक्ट्रिक डीज़ल होती है, नेक्स्ट होती है न्यूक्लियर वाली होती है।
न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, ये जो है स्वदेशी रूप से निर्मित है, स्वदेशी है, हमने खुद बनाई है। हमने एक प्रोजेक्ट 75 चलाया था, प्रोजेक्ट 75 चलाया था, 1990s में लेकर आए कि भाई हम 30 सालों के अंदर 6 जो है वो कन्वेंशनल जो है परंपरागत जो सबमरीन बनाते थे इलेक्ट्रिक डीजल वाली सबमरीन स्वदेशी रूप से बना लेंगे। तो उसके अंदर हमने आईएनएस कलवरी को बना लिया और लगभग इसमें बन चुकी है सबमरीन्स। ठीक है, तो उनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एक आईएनएस सरयू क्या है, ये निगरानी के लिए एक जहाज है, निगरानी करने का काम करेगा। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।